जून 2025 का महीना होता है जब एक लड़का मुंबई से लखनऊ के लिए एक जर्नल डिब्बे में बैठकर सफ़र कर रहा होता है। दोस्तों, वो यहाँ पर खिड़की की बगल में बैठा होता है और ठंडी ठंडी हवा उसे चलने के साथ लग रही होती। तभी वहाँ पर उस ट्रेन में एक लड़की भी आ जाती है और लड़की बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है। कभी तो लड़की उसके सर से टच कर जाती तो कभी उसके हाथ पैरों से टच हो जाया करती। दोस्तों, इसी तरह से वो सफ़र चल रहा होता है और फिर यहाँ पर उस लड़की को बहुत ही तेज़ी के साथ प्यास लगने लगती है। फिर वो पानी की तलाश में होती है। कोई पानी वाला भी यहाँ पर नहीं आ रहा था। वो लड़का फिर उसे अपने बैग से बोतल निकालकर पानी देता है और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातचीतें करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर इस लड़के के जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिस मुसीबत को देखकर ये लड़का एक बार के लिए घबरा जाता है और फिर इसके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना स्टार्ट होती है ये मुंबई के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है। जून 2025 का महीना होता है जब एक राधे श्याम नाम का लड़का एक जर्नल डिब्बे में बैठ जाता है और जो खिड़की वाली सीट होती है उस पर वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम पायल होता है, उम्र लगभग 20 से 21 साल होती है, वो वहाँ आकर खड़ी हो जाती है। ट्रेन के डब्बे में बहुत सारी भीड़ होती है। ये पायल अपनी माँ और मौसी के साथ वहाँ पर आई होती है। जो माँ और मौसी होती हैं वो फर्श पर बैठ जाती हैं, लेकिन ये लड़की फर्श पर बैठने में अपनी बेइज्जती महसूस करती है। ये फर्श पर नहीं बैठती, वहीं पर खड़ी रहती है। दोस्त, सामने जो लड़का बैठा होता है राधे श्याम, वो यहाँ पर इस लड़की के सूट से परफ्यूम की खुशबू को सूंघ रहा होता है और परफ्यूम की खुशबू इसे इतना आनंदित कर रही थी कि बस ये सोच रहा था कि ये लड़की किसी तरह से मेरे पास आकर बैठ जाए। धीरे धीरे सफ़र आगे बीतने लगता है। यहाँ पर इस लड़की को प्यास लगती है और जो इनकी माँ होती है अपनी माँ से ये कहती है कि माँ मुझे पानी चाहिए, पानी है क्या? तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा पानी तो ख़त्म हो गया और वहाँ पर कोई पानी बेचने वाला था भी नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा उस डब्बे के अंदर होती है, कोई वहाँ अंदर निकल कर आ ही नहीं रहा था। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की परेशान होने लगती है। इधर जो राधे श्याम होता है अपने बैग में 2-2 लीटर की 2 बोतलें लेकर आया था, बिल्कुल फ्रिज से ठंडी बोतलों को निकाल कर लाया था। अब यहाँ पर वो इस लड़की को परेशान देखकर कहने लगता है कि क्या आपको प्यास लगी है? यहाँ पर लड़की कहती है हाँ हाँ प्यास लगी है, पानी है क्या? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ पानी है। फिर वो लड़का इस लड़की को अपने बैग से वो 2 लीटर की बोतल पानी की देता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा पानी पीती है और उसके बाद कहने लगती है कि ये लो अपनी बोतल, मुझे तो ज़्यादा पीना था लेकिन आपको भी पीना होगा। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि आप पी लीजिए, मेरे पास पानी और है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर ये लड़का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो गलत ही नज़रों से इनको देखने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये लड़का कितना गलत है। पहले तो यहाँ पर बहुत सारे और भी व्यक्ति खड़े थे, बड़ी बूढ़ी औरत भी खड़ी थी, उनमें से किसी को नहीं बैठाया, इस लड़की को इसने यहाँ पर बैठा लिया। लेकिन यहाँ पर लड़की भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप सफ़र आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके इन दोनों की आपस में बातचीतें होने लगती हैं और ये बातचीत ही बातचीत में एक दूसरे के बिल्कुल करीब आने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है, रात को करीब 11 बज जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इधर उधर सोने लगते हैं। यहाँ पर इतनी भी जगह नहीं थी कि लोग वहाँ खाना खा सकें। अब इस लड़के को भूख लगती है, ये खाना निकालता है और कहता है कि आप भी खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर वो कहती है खाना तो हमारे पास भी है। अपनी माँ से कहती है कि माँ खाना दे दो। दोस्तों, उसके बाद माँ से कुछ खाना लिया जाता है और यहाँ जो राधे श्याम है, पायल है, वो बैठकर आपस में खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सफ़र और आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके सफ़र बढ़ रहा होता है। अगला दिन आ जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है तो बाथरूम वहाँ से काफ़ी दूर होती है, बाथरूम तक भी जाना होता है। तो भीड़ की वजह से जल्दी से वहाँ पर लोग बाग नहीं जा पाते।
तो यहाँ पर वो अपने सामान की रखवाली के लिए पायल को छोड़कर जाता। पायल से कहता है कि तुम मेरे सामान की रखवाली करना, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। दोस्तों फिर वो बाथरूम की तरफ जाता है और वहाँ से वापस आता है। फिर पायल कहती है कि मुझे भी जाना है, आप मेरे भी सामान की रखवाली कर लेना। फिर यहाँ से पायल चली जाती है। ऐसे ही उसकी माँ और मौसी, ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ही दिन के 12 से 1 बजते हैं, जो पायल की माँ होती है उसे अचानक ही चक्कर आने लगते हैं और चक्कर की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। अब यहाँ पर जो पायल है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर अपनी माँ को पानी वगैरह पिलाती है और फिर माँ की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है। फिर सफ़र आगे बढ़ने लगता है, खाना पीना खाया जाता है और रात को करीब 10 से 10:30 बजे का वक्त हो जाता है। अचानक ही जो पायल की माँ होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और इस तरह से वहाँ पर गिरती है कि वो बेहोशी की हालत में आ जाती है। चारों तरफ यहाँ पर लोग बाग शोर मचाने लगते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आता। पायल राधे श्याम से कहती है कि आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। दोस्तों उसके बाद राधे श्याम यहाँ पर उठता है, उठकर जो चेन होती है गाड़ी की उसको खींचता है। चेन पुलिंग होने के बाद गाड़ी रुक जाती है और यहाँ से उतरकर फिर वो एक टैक्सी करते हैं और टैक्सी करने के बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि इनको तो हार्ट अटैक आया हुआ है, इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, इनकी चेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसों का इंतजाम होना चाहिए। ये 3 औरत साथ में यात्रा कर रही थी, अब इनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर जो लड़का होता है राधे श्याम, वो कहता है कि पैसा तो मैं खर्च कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पैसा लड़का खर्च कर देता है, उसके अकाउंट में होते हैं, वो जमा करा देता है। उसके बाद उपचार चल जाता है और लगभग यहाँ पर 1.5 लाख रुपए ये लड़का वहाँ पर दे चुका होता है। राधे श्याम पायल से पूछने लगता है कि तुम लोग अकेले क्यों आए हो? तो यहाँ पर वो सारी सिचुएशन बताती है कि 1 सप्ताह बाद हमारी बहन जो चाचा की लड़की है, इसका नाम निशा है, उसकी शादी है। उस शादी में हम सभी लोग शरीक होने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़की है अपने पापा से भी बातचीत करती है। पापा और चाचा सुबह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद यहाँ पर इन लोगों से मिलते हैं और फिर यहाँ पर जो शादी की बातचीत चल रही थी उसके लिए भी इनकी आपस में बातचीत होने लगती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो राधे श्याम है वो कहने लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन पायल यहाँ पर रोक लेती है उससे कहती है कि आप चले जाओगे तो मेरी माँ की देख रेख करने वाला कौन होगा, प्लीज़ आप 1-2 दिन के लिए और रुक जाइए। फिर यहाँ पर राधे श्याम 1-2 दिन के लिए और रुक जाता है और जैसे ही शादी होने वाली होती है उससे पहले दिन यहाँ पर ये डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छुट्टी दे दीजिए, हम अपने घर पर जाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो सीधे के सीधे वहाँ से अपने घर पर पहुँच जाते हैं। राधे श्याम को भी ये लोग साथ में ही लेकर जाते हैं, राधे श्याम भी साथ चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद राधे श्याम पायल से कहने लगता है कि पायल अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पायल उससे कहती है, उसका हाथ पकड़कर रोने लगती, कहने लगती है कि मेरी शादी नहीं देखोगे। दोस्तों यहाँ पर दरअसल जब राधे श्याम को इस सब के बारे में पता चलता है तभी वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो पायल है उसने कुछ छुपाया था, वो अपनी चाचा की लड़की की शादी बता रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी खुद की भी शादी होती है, दोनों की शादी होती है, दोनों की बारात अलग अलग गाँव से आनी होती है। और यहाँ पर पायल राधे श्याम से ये सब छुपा लेती है। राधे श्याम को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और दुखी मन से वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पायल उसे रोकती है कि मेरी शादी तो तुम्हें देख कर ही जानी पड़ेगी, और यहाँ पर वो भी रुक जाता है। दोस्तों इधर जो पायल के ससुराल वाले होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि इस तरह से पायल की मम्मी बीमार हो गई है तो यहाँ पर वो शादी को टालते नहीं। पायल के पिताजी उनसे ये भी कहते हैं कि कुछ दिन के लिए शादी को टाल दो, बाद में दोबारा हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन वो लोग यही कहते हैं कि हमें दान दहेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हम बारात भी थोड़ी ही लेकर आएंगे, आप कोई बात नहीं आराम से इंतज़ाम कर लेना। दोस्तों बारात यहाँ पर आ जाती है, दोनों कि यहाँ पर दूल्हे बिल्कुल मंडप में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर दोनों की जयमाल का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों एक तरफ निशा बैठी होती है, उसका दूल्हा बैठा होता है, दूसरी तरफ ये पायल बैठी होती है और इसका दूल्हा बैठा होता है। जैसे ही पायल दूल्हे के करीब पहुंचती है तो उसके मुंह से कुछ बदबू आ रही होती है। दोस्तों एकदम से पायल खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि इसके तो मुंह से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। यहाँ पर लोग बाग कहने लगते अरे नहीं नहीं, वैसे ही तो मैं ऐसा आ रहा होगा। फिर यहाँ पर और भी लोग बाग इनके पास आते हैं तो वाकई में ही उस लड़के के मुंह से बदबू आ रही थी, उसने शराब पी रखी थी। दोस्तों अब यहाँ पर पायल साफ मना कर देती है कि मैं शराबी लड़के से शादी नहीं कर सकती, इसने तो शराब
शराब पी रखी है। दोस्तों पायल के पिताजी यहाँ पर आते हो, कहने लगते हैं बेटा तू ऐसा मत कर, इससे शादी कर ले, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पायल मना कर देती है कि पापा मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर जो लड़के का पापा होता वो आ जाता, लड़के का भाई आता है वो भी यहीं पर आ जाता है। दोस्तों ये सभी लोगों को जब देखा जाता है तो इन सभी लोगों ने वहाँ पर शराब पी रखी होती है। अब यहाँ पर हर एक आदमी परेशान होने लगता है, मामला और आगे बढ़ जाता है। लड़की साफ मना कर देती कि मैं शादी नहीं करना चाहती। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये खबर पहुँच जाती है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस जब यहाँ पर इन लोगों का चेकअप वगैरह करती है तो पुलिस को भी पता चलता है कि ये सभी के सभी लोग पी रखे हैं। जबकि यहाँ पर जो लड़के का पिताजी है वो ये कह रहा था कि ये हमारे वहाँ पर रस्म होती है, लड़का नर्वस ना हो जाए इसलिए उसे एक आध पैक दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब देखा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर शराब पिए हुए हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले भी उनसे कहते हैं कि लड़का तो चलो नर्वस हो जाता, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या नर्वस हो रहे थे, आप लोगों ने क्यों शराब पी? तो यहाँ पर उनको यही समझाया जाता है, पुलिस वाले उनसे यही कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इनके साथ समझौता कर लो, अगर लड़की नहीं चाहती आप लोगों के साथ जाना तो वो नहीं जाएगी, क्योंकि आपका जो परिवार है वो बिल्कुल गलत है, आप पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर शराब पी के आया हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर आपस में लोगों का समझौता होता है, कुछ ले देकर ये मामला टल जाता है और यहाँ से बारात वापस लौट जाती है। दूसरी लड़की जो इसके चाचा की होती है निशा, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। आसपास के गांव में ही इन दोनों की शादी थी। जब उन लोगों से भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे वहाँ पर कोई ऐसी रस्म है कि दूल्हा शराब पी कर आएगा, तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि फालतू बकवास कर रहे हैं, लड़का पियक्कड़ है, पहले से ही ये पीने वाला है। दोस्तों अब घर वालों को यकीन हो जाता है कि हमारी लड़की ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। दोस्तों उसके बाद जो राधेश्याम होता है वो पायल से कहने लगता है कि पायल अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पायल राधेश्याम से कहने लगती है कि क्या मुझे ऐसे ही छोड़कर जाओगे, मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे? तुम्हें नहीं पता मैंने ये शादी क्यों तोड़ी है? बहुत सारी लड़कियों की शादी इसी तरह के शराबियों से हो जाती है, मेरी भी हो जाती, लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। श्याम बहुत ज़्यादा खुश होता है और पायल से कहने लगता है कि पायल तुमने मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता था कि हम दोनों की शादी हो। दोस्तों यहाँ पर जो राधेश्याम होता है वो पायल को अपने गले लगा लेता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो राधेश्याम है वो अपने घर जाने लगता है। जो पायल के माता पिता हैं वो भी राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपके पैसों को हम जल्द ही लौटा देंगे। राधेश्याम के घर की दूरी इनके घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की होती है और फिर राधेश्याम अपने घर चला जाता है, अपने माता पिता से बातचीत करता है और इस तरह से कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। माता पिता भी यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, वो बेटे की बात मान जाते हैं और यहाँ पर पायल के घर आ जाते हैं और पायल के घर वालों से बातचीत करते हैं। तो पायल के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें इतना अच्छा दामाद मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर फिर इन दोनों के आपस में माता पिता की बातचीत होती है और 3 नवंबर 2025 की डेट रखी जाती है। 3 नवंबर 2025 को इन दोनों की शादी होनी है। दोस्तों हाल फिलहाल पीछे 3 नवंबर 2025 गया है और 3 नवंबर 2025 को इन दोनों की बड़े आराम से बड़े प्यारपूर्वक शादी हो जाती है और ये दोनों के दोनों बड़े खुश हैं। दोस्तों उसके बाद जो पायल होती है वो राधेश्याम के घर चली जाती है और वहाँ अपने जीवन को आगे बिताने लगती है। दोस्तों इधर जो राधेश्याम है वो मुंबई में जॉब किया करता है और उसकी सैलरी करीब 45 से 50 हज़ार के बीच है। जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ यहाँ पर वो पायल को देना चाहता है। वो यही कहता है कि पायल मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और मैं हमेशा ही तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये दोनों बड़े खुश हैं और बड़े प्यारपूर्वक अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। एक लड़का जिसका ट्रेन का प्यार उसे इस तरह से मिल जाएगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि लड़की ने उस दूल्हे जो शराबी दूल्हा था उसे मना करके अच्छा किया या उसने गलत किया? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें।
जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लर्जन राजू जी हमें लिखते हैं, सर जी किसी ने किसी को छोड़ दिया, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन उस लड़की की माँ ने यहाँ पर उसको अपना लिया, ये बहुत बढ़िया किया। उस लड़के का जीवन भी सुधर गया और ख़ुद उस माँ का जीवन भी सुधर गया। ये स्पेशल भारत में ही हो सकता है, बाकी किसी और देश में ऐसा नहीं हो सकता। आपका कमेंट बहुत ही अच्छा है, आपके कमेंट के लिए आपका बार बार धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद कुमार केसी जी हमें लिखते हैं, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चित्रलाल जरवाल जी हमें लिखते हैं, जय हो सर जी, गुड रचना, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद श्रीवास्तव जी हमें लिखते हैं, जय श्री राम जय बिहार 28 से हम आपको देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश राउत जी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरजीत कुमार जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र दीक्षित जी सोनू पहलवान को बहुत बहुत बधाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर शर्मा जी जय श्री राम भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि रावत जी गुड भाई, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी हर दिन की तरह हमारे दिल को छू ले जाती है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें दिखाते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।